यूपीएससी हिंदी बड़े चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अभी हाल ही में 2 दिन पहले हुए एग्ज़ाम यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम लिया है 2025 में, उस पर बात करने वाले हैं। कई सारे मेंटरशिप और चैनल्स वाले ने ये बोला है कि जियो साइंटिस्ट का पेपर भी इम्पोर्टेंट होता है। हम भी बोलते हैं हाँ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कितना होता है इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी हम आपको देंगे। और एक देखिए, हर चीज़ को फॉलो करने से पहले और मानने से पहले आपको उसके पीछे का लॉजिक ज़रूर पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपके मन पसंदीदा टीचर ने कुछ बोल दिया, मेंटर ने कुछ बोल दिया तो आंख बंद करके उस पर विश्वास करने लगे। इसको अंधविश्वास कहते हैं, सीधा सा बात है। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो एक ही मूल मंत्र है, कम कंटेंट में ज़्यादा आउटपुट आपको कैसे मिलता है। हमेशा कम कंटेंट पढ़िए, लेकिन कोशिश कीजिए वो कंटेंट बहुत अच्छा हो और उसका मल्टीपल रिवीजन हो। ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे आप तो आपको 100% असफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सीधा सा हम इसकी क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्या कि अगर 2025 में इसकी संभावना है, अगर हम बोलते हैं कि 2025 का जो जियो साइंटिस्ट का पेपर है, अगर उसकी थीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, तो इसके पीछे हमको लॉजिक कौन सा देखना पड़ेगा। लॉजिक देखना पड़ेगा हमको कि क्या 2024 के जियो साइंटिस्ट के पेपर से 2024 के सिविल सर्विस पेपर में क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट आए थे, इनडायरेक्ट आए थे, कोर एरिया से आए थे या थीम से आए थे। तो ये चीज़ हमको चेक करनी पड़ेगी, तब मैं आपसे बोल सकूँगा कि हाँ आप जियो साइंटिस्ट के पेपर्स की थीम्स को भी तैयार कीजिए साथ में। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो आपकी थीम्स होती हैं वो आपका पहले से पढ़ा हुआ होता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है कि आप सिर्फ उसका अच्छे से रिवीजन करना है। और एक दो शब्दावली ऐसी होती है जो आपने ना भी पढ़ी हो तो एक दो शब्दावली तो आप पढ़ ही सकते हैं। मतलब ओवरऑल हम बात करें तो आपका यूपीएससी का 100% सिलेबस इससे मैच होता है सीधा सा। कुछ सब्जेक्ट इसमें अलग आते हैं जो कि आपके काम के बिल्कुल नहीं है, जो आपको ही फ़ायदा पहुँचानी है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपका इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और आपका इकोनॉमी का एक आध क्वेश्चन और आपका पॉलिटी और हिस्ट्री लगभग सिलेबस सेम है, तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होती है। सीधा हम स्टार्ट करते हैं कि क्या थीम्स टकराती हैं। सीधा सा देखिए आप कि जियो साइंटिस्ट का पेपर है ये कब का, 2024 का, ना कब का, 25 का नहीं 24 का। क्वेश्चन देखिए, लोक महादेवी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ लिटरेचर। क्या ये आया? सिविल सर्विस 2024 का पेपर देखिए, क्योंकि ये पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था। तैयारी हमको किसकी करनी है? इस एग्ज़ाम की करनी है। तो क्या रिपीटेशन हुआ? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्वेश्चन आया कि 2023 में कौन कौन शामिल हुआ है। ये दो कारण से आया है, एक तो जियो साइंटिस्ट में पूछा गया है, सेकंड कि हाल ही में वो करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए तो करंट में था इसलिए इसमें आया, और जियो साइंटिस्ट में आया तो और महत्वपूर्ण हो गया था, तो इस पेपर में पूछ लिया गया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये 65 नंबर इसका सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया यूनेस्को से। जियो साइंटिस्ट में अगर 2 क्वेश्चन आए तो सिविल सर्विस में भी 2 क्वेश्चन ही आए। तो आपको 2 क्वेश्चन देख के लगता होगा कि हाँ पूछ तो रहा है, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता कि आप सिर्फ 2 क्वेश्चन के पीछे भागने लगे। वो भी इनडायरेक्टली पूछे गए। क्या और क्वेश्चन भी पूछे गए? उनको भी देख लेते हैं सीधा सा। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछा गया कब? सिविल सर्विस 2024 में। इससे पहले जियो साइंटिस्ट में पूछा गया था क्या? इसमें पूछा गया विद रिस्पेक्ट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी आपकी क्या संसद या क्या आपके सदन। सीधा सा डिलिमिटेशन से क्वेश्चन पूछा गया, ये लिखा है डिलिमिटेशन क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल 100% क्वेश्चन पूछा गया। क्या इसके बाद ही एक आध क्वेश्चन और पूछा गया? फोल्ड माउंटेन कब पूछा गया है? जियो साइंटिस्ट 2024 में। क्या सिविल सर्विस में पूछा गया? क्वेश्चन आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा, ये लिखा है फोल्ड माउंटेन, ये लिखा है फोल्ड माउंटेन, ये लिखा है फोल्ड माउंटेन। तो सीधा सा मतलब है कि एग्ज़ाम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोर एरिया एंड थीम्स आपकी रिपीटेशन हो रही है। तो हमको अब क्या करना होगा? हमको करना होगा कि 2025 में जो भी थीम्स पूछी जा चुकी हैं उनका हम क्या करें, थीम्स को पकड़ें और उनका कोर एरिया अच्छे से पढ़ लें कि उनसे संबंधित कोई भी फैक्ट्स हैं। यानी
अगर यहाँ फोल्ड माउंटेन्स आया है तो मेरा धर्म क्या बनता है, मेरा धर्म बनता है एग्जाम के लिए कि सबसे पहले पढ़ूँ मैं फोल्ड माउंटेन्स होती क्या है, इसके प्रकार पढ़ूँ और इसकी क्या करूँ मैं मैपिंग। अगर मैं इतना कर लेता तो क्या ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाता 100%? 100% हो जाता, 100% रूप से। वहीं यहाँ ये सीधा सा अगर इसमें लिखा है डिलिमिटेशन, तो डिलिमिटेशन क्या है, कितनी बार है, क्या संविधान में इसकी व्याख्या दी गई है, और इसके इतिहास के बारे में कि कब कब किया गया, तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व होता तो 100% रूप से होता। वहीं ये क्वेश्चन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, तो इसमें क्या आप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, साइट है क्या, यूनेस्को क्या है, सबसे पहले तो यूनेस्को है क्या, इसमें अभी क्या अपडेट आया है, टोटल कितने इसमें साइट्स हैं, कितनी सांस्कृतिक विरासत हैं, कितनी संपत्तियां हैं, ये देखना होगा। भारत में कौन कौन सी हैं नई वाली जो अपडेट हुई हैं, अभी अपडेट हुई हैं। और ये सिर्फ इतना नहीं, ये किस राज्य से संबंधित हैं और जो क्या हुए हैं अपडेट हुई हैं यानी नई जुड़ी हुई हैं, उनसे संबंधित भी कुछ फैक्ट्स, यानी शांति निकेतन है तो वो कहाँ है आपका, था कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। कोलकाता में है या पश्चिम बंगाल में है, तो इसके पास से कोई नदी गई है क्या, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है किससे, हम्पी से संबंधित, विरूपाक्ष मंदिर से संबंधित पूछा जा चुका है कि इसके पास में से कोई नदी गई है। रानी की बाव कहाँ है, वही साल के पवित्र मंदिर समूह, क्या इसके पास अन्य कोई मंदिर है। तो अगर मुझे ऐसे तैयारी कर देता तो क्या ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता, 100% होता, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा तैयारी कर ली थी। अगर मैं ऐसे कर लेता तो सीधा सा कहने का मतलब है कि इतनी तैयारी अगर आप पेपर को देख कर लेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है आपको 4-5 क्वेश्चन का भी फ़र्क पड़ता है, या मैक्सिमम मानिए कि 3 क्वेश्चंस या प्लस 4 मान के चलिए, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन अगर आपको मिलते भी हैं डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली मिलते हैं, तो सीधा सा आपको फ़र्क पड़ता है 6 से लेके 8 अंक। और ये अंक आपको प्रीलिम्स पास करवाने और फेल करवाने में बहुत ज़्यादा अंतर पैदा कर सकते हैं, सीधा सा। तो अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे 2025 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसकी थीम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में सिर्फ हम ये जानेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, मैं सिर्फ आपको डिकोड कर दूंगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, क्या सर हम खुद नहीं कर सकते, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस या अनुभव चाहिए, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज या इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप PYQ को साथ में इंक्लूड इसमें कर सको। कैसे, जब आप उसमें अंडरलाइन करेंगे तो हो सकता है आप पूरे ही पेपर को क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो कीज़ हैं कि जो बार बार UPSC प्रीलिम्स में भी CSE वाले में पूछी जा रही हैं, मैं उनको डिकोड कर दूंगा और आपका एक नोट्स बनवाता हूँ। आप क्या करेंगे, कॉपी पेन ले लीजिए, अब एक नोट्स बनाइए, मैं आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स जो चीज़ें हैं वो आपको लिखवा देता हूँ। अगर आप फिर बोलेंगे कि सर सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, अगर आप इसकी एक क्लास ले आएँ कि जियो साइंटिस्ट का पेपर का जो महत्वपूर्ण, मैंने आपको थीम्स लिखवा रहा हूँ अभी, उन थीम्स का पूरा डिटेल्ड एक क्लास ले आइए। इससे होगा क्या कि एक ही क्लास में हमारी सभी थीम्स खत्म हो जाएंगी और उसी से अगर 3-4 क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो हमारे वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि खुद से तैयार करना बहुत ज़्यादा टफ कार्य होता है, क्योंकि हमको कई सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, जैसे हमको गूगल यूज़ करना पड़ेगा, हमको NCERT उठानी पड़ेगी। तो सब आप एक जगह ले आइए और हमारे लिए एक क्लास ले लीजिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं कर सकता हूँ, 10 अभ्यर्थी भी तैयार होंगे, मतलब कमेंट कर दीजिए 10+ अभ्यर्थी, तो मैं आपको ये क्लास ले आऊँगा। अब सीधा सा हम क्या करते हैं, सीधा सा हम अब जियो साइंटिस्ट का जो पेपर है उसकी थीम एनालिसिस करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कॉपी पे ले लीजिए और फर्स्ट थिंग से लिखते जाइए। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। अब हम ये आपके सामने सीधा सा पेपर दिया हुआ है, किसका, जियो साइंटिस्ट का 2024 का पेपर। सीधा सा हम देखते रहते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग से देखते हैं। अब देखिए, अगर आप होते तो आपको पूरा पेपर ये पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप हो सकता है इसको भी अंडरलाइन करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस और सिलेबस इसका अलग है UPSC सिविल सर्विस से। अगर सेम होगा तभी हम उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करके आपको बताएंगे और हम उसकी थीम एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए, फर्स्ट हमारा जो थीम आई वो आई 19वें क्वेश्चन में, सेट ए में
ये पेपर कहाँ मिल जाएगा आपको? आप बोलेंगे तो हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे, नहीं भी मिलेगा तो आप सीधा क्या कीजिए, गूगल पर आपको सीधा सर्च करना है यूपीएससी जियो साइंटिस्ट पेपर 2025, सीधा फर्स्ट लिंक आएगी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपकी पीडीएफ आ जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए, वो डाउनलोड हो जाएगी सीधा सा। तो अब इसमें करना क्या है, साउंड वेव में क्या करना है आपको, सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है कि साउंड वेव होती क्या है, ध्वनि तरंगें होती क्या है, होती क्या है। सेकंड क्या पढ़ेंगे आप, सेकंड पढ़ेंगे ध्वनि तरंगें और प्रकाश तरंगों में संबंध, इनमें से कौन सी तेज है कौन सी स्लो है, इनके कारण, तीव्रता को मापने के लिए कौन कौन से मापक मापक होते हैं, सिर्फ इतना सा पढ़ना है इसमें सिर्फ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें तो नहीं है, इधर क्वेश्चन है क्या कोई, स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन देखिए। अब ये क्वेश्चन 23 क्वेश्चन क्या लिखा है, नेचुरली ऑकरिंग एसिड, मेथोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहले इन एसिडिक एसिड का नाम लिखिए, इन अम्ल का नाम लिखिए सीधा सा, इन अम्ल के बारे में आपको पढ़ना है और इसके सोर्स क्या है, मेन सोर्स क्या है, कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे आपको ये देखने को मिलता है। अगर इससे संबंधित 3 या 4 अन्य अम्ल भी मिलते हैं तो उनको भी आपको पढ़ना है और इनके स्रोत क्या हैं और इस एसिड के बारे में अन्य कुछ विशेषताएं एक या दो, मतलब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम में आ गया तो सिर्फ जनरल पढ़ना है, ना कि सीधा घुसने को चले गए और एक ही क्वेश्चन को आधा आधा घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। 10 मिनट दी 4 से 5 मिनट दीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर पहले से नहीं पढ़ा है तो हो सकता है 10 से 15 मिनट लग जाए आपको, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि कुछ ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं। क्या इस इस पेज पर है कोई क्वेश्चन, इस पेज पर कोई सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्या किया है पहले से उसको टिक करके रख दिया है। अब ह्यूमन स्टोमक में कौन सा वो बनता है एसिड, कौन सा एसिड बनता है, आप सभी को पता है HCl बनता है, लेकिन आपको पता था या ना पता था ये मुझको नहीं पता, हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, चारों को नाम लिखिए जल्दी से नाम लिखिए चारों का, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि 2 या 3 लाइन में कि ये है क्या, बस सिर्फ इतना पढ़ना है यूपीएससी के लिए। सेकंड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन। अब देखिए ये क्वेश्चन कहीं पढ़ने का तो है नहीं, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है सीधा सा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है किसमें, क्लाइमेटोलॉजी में, तो ये क्वेश्चन सिर्फ किससे हो सकता है, सिर्फ माइंड से हो सकता है। देखिए हर क्वेश्चन नॉलेज बेस पर नहीं होता, यूपीएससी में कोई भी एग्जाम निकाल रहा है तो सिर्फ नॉलेज बेस पर नहीं, अपना उसका माइंड भी चलता है। सीधा सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा कुछ थीम्स तो है नहीं, लेकिन हो सकता है यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है और पूछ भी ले। तो इसका आंसर क्या सीधा सा कि एवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण घट जाएगा किसका, द्रव का। अगर क्या बढ़ गया, इनमें से क्या बढ़ गया, अगर सरफेस एरिया बढ़ गया, सतही क्षेत्र बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई और क्या बढ़ गई, पवन की हवा बढ़ गई। आपका सीधा सा अगर माइंड काम करता होगा ना ज्योग्राफी में, अगर आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होंगे, आपको पता होगा आंसर ह्यूमिडिटी है। इसमें किसी को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर 12th क्लास का स्टूडेंट है, अगर उसने ज्योग्राफी अच्छी से पढ़ी है 11th क्लास की और 12th क्लास की, तो वो भी बच्चा इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। क्यों कर सकता है, सभी को पता है सरफेस एरिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किस पर, एवोपरेशन पर ज्यादा, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बाष्पीकरण तो और बढ़ जाएगा। इसने क्या बोला है कि घट रहा है क्या, बाष्पीकरण, सीधा सा। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, एवोपरेशन बिल्कुल होगा, क्योंकि नमी बढ़ रही है ना, सीधे से नमी बढ़ रही है, नमी से क्या होगा, वो पानी बनेगा, जो द्रव है वो पानी की तरह बनेगा, यानी लिक्विड बनेगा दोबारा से, तो स्पीड कम हो जाएगी, तो सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा आपका, ह्यूमिडिटी। अब आपके सामने दिया हुआ 36 नंबर क्वेश्चन, आप सब क्या कीजिए, माइकोराइजा लिखिए, फंगी, लाइकेंस और पॉलिनेशन और हनीबीस। हनीबीस से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, सेट ए में देखिएगा आप, सभी सेट में मिलेगा लेकिन सेट ए में देखिए एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। हनीबीस से क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रैगन फ्लाई यानी फ्लाइंग, सीओ से क्या पूछा गया था, फ्लाइंग,
कि कौन डांस करता है, बैगल डांस। बैगल डांस पूछा गया था कौन करता है, तो हनी बीज पूछा गया था। अब इसमें भी पूछ लिया गया है, तो इसका सीधा संबंध होता है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। तो क्या करेंगे आप, माइकोराइजा, लाइकेंस, फंगी, फोटोसिंथेटिक एल्गी, पॉलिनेशन और हनी बीज, इन सभी को लिखिए एक पेज में, जो आप पेज में आप लिखते जा रहे हैं उनमें लिखिए साथ में, और आपको इसको पढ़ना है सीधा सा। अब क्या लिखा है, आपको सिर्फ इसमें इतना पढ़ना है मैमल्स के बारे में, थोड़ा बेसिक इतना पढ़ना है कि कोई भी जब जीव होता है प्लस पौधे होते हैं तो वो जलवायु के अनुसार कैसे अपने शरीर में परिवर्तन करते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल अगर हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है तो आपको सीधा सा पता है कि जो पेड़ राजस्थान, या मैं बोलूँ रेगिस्तान, सॉरी राजस्थान, रेगिस्तान में पाए जाते हैं तो उनकी जो पत्तियां हैं वो नुकीली होती हैं सीधी सी, यानी उन पर पत्ते ज़्यादा नहीं होते, और वो क्या करते हैं अपने तने में पानी को जमाए, पानी का जमाव रखते हैं सीधा सा। क्या ऐसे पेड़ हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलेंगे, जैसे कि कौन सा, हमारा पश्चिमी घाट पर। तो आप सभी को पता है नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग है। तो पेड़ और जीव ऐसे क्या अंतर करते हैं दोनों में, जब परिवर्तन क्या करते हैं, जलवायु में परिवर्तन आता है। तो सिर्फ आपको यही पढ़ना था इस क्वेश्चन में, और अगर आपको पता होता तो आप सीधा से इसका आंसर दे देते, क्या कि इसका आंसर है आपका कौन सा। सीधा सा मुझे पता था कि अगर मैंने तैयारी भी नहीं की है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी की, अगर रिवीजन भी नहीं किया है, तो सीधा से मुझे पता था इसका आंसर ये है। क्यों, कि क्या करता है एडोप्टिव, क्या करता है मतलब क्या अनुकूलित होता है वो किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म यानी अंगों को क्या करता है वो। तो आपको पता है मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, क्या होता है सीधा सा, तो आप सीधा से इसको देख लेंगे। इन पोलर सीज टेंड टू हैव थिनर लेयर्स ऑफ फैट बिलो देयर स्किन, क्या ये सही हो सकता है। अब आपको देखना है कि चारों में से सही कौन सा है। अभी इन दोनों में से एक होगा, अब आपको बताना कौन सा होगा। बाकी का आप एक ही काम कीजिए इसको मैंने आपको जो बताया ना कि जीव जलवायु के अनुसार कौन कौन से चेंजेस करते हैं शरीर में, तो वो क्या क्या है सीधा सा। और क्या, जीरोफाइटिक प्लांट्स होते क्या हैं, सिर्फ इतना पढ़िए, जीरोफाइटिक प्लांट्स होते क्या हैं, बस सिर्फ इतना पढ़ना, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा। पॉलीजेनिक या पॉलीगेनिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो ये सभी जो बीमारियां हैं ना, सिर्फ पता लगा लीजिए इस होती कैसे हैं और किससे होती हैं, बस सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। अब ये क्वेश्चन है जूम कल्टीवेशन, यूपीएससी इकोनॉमी के पीवाईक्यू में सॉल्व करवाते हुए मैंने आपको बताया था कि जूम कल्टीवेशन होता क्या है। सीधा सा अगर किसी ने वो क्लास भी देखा होगा तो वो इसका आंसर दे देगा कि इसका आंसर ये है। हाँ, क्यों, क्योंकि अगर जूम कल्टीवेशन करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, नॉट लिखा है कि क्या नहीं होता। डिफॉरेस्टेशन होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कृषि को हम जलाते हैं, बिल्कुल जलाते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक कृषि स्थानांतरण, इसका नाम ही है जूम कल्टीवेशन का, तो ये भी होता है। कंजर्वेशन होता है, नहीं होता, यानी आंसर आपका बी सही है अगर आपने वो क्लास ली होती तो। अब आपको क्या पढ़ना है, ओजोन के बारे में लिखा है तो लिखिए सबसे पहले ओजोन, लिखिए जल्दी से नोट्स में ओजोन लिखिए। अब लिखिए क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, नागोया और कार्टिजेना, चारों का नाम लिखिए, चारों के बारे में पढ़िए, कब आया, किस सन में आया, सबसे पहले सन, और किस लिए आया, और कौन कौन से संस्थान इससे जुड़े हुए हैं, सीधा सा इतना पढ़ना है। क्योंकि कौन सा पूछा गया था आपका, IUCN पूछा गया था लास्ट ईयर, कब, 2023 में। अब इसमें कोई है पढ़ने का, हाँ है। अब जीन एडिटिंग क्या होती है, साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नॉर्मन मेयर्स क्या है, जो जो यहाँ पे अंडरलाइन है इनको लिखिए। स्टेनली कोहन, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक और टेम्पलेट गाइडेड RNA रिपेयर, साइंस एंड टेक की 365 में आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। आज क्या करेंगे, अगर आपके पास 365 आ गई है या नहीं आई है, मैंने अभी चेक नहीं किया, तो आप उसमें क्या कर लेंगे, स्टार कर लेंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, अब आप इनको लिख लीजिए, जीन एडिटिंग मेथड, और आपको क्या लिखना, सीधा सा DNA और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक एंड टेम्पलेट गाइडेड।
सीधा सा। ये क्या लिखा है? इट इज इन एक्सट्रीमली कोल्ड विंड लेडन विथ ड्राई स्नो। अब ये विशेषता किसकी बताइए? एक पवन की बताइए सीधा सा। तो इसमें से कौन सी पवन है? इन पवनों से क्वेश्चन यूपीएससी में पहले आ चुका है। सभी का नाम लिखिए, हरमट्टन, चिनूक, ये लिखा है। चारों का नाम लिखिए जल्दी से, इन चारों का नाम लिखिए और इनके बारे में आज पढ़ना है कि किस देश में है, जगह पर है, कहाँ से आ रही है, पास में कोई पहाड़ी पर्वत है, इन पर्वतों से संबंधित क्यों आ रही है, क्यों आ रही है मतलब क्या है, एक कारण क्या है इनके आने का, और सबसे इम्पोर्टेंट कि गर्म है या ठंडी, और किस स्थल को प्रभावित कर रही है। सीधा सा इतना पढ़ना है। मैंने अभी जो बोला उसको नोट कीजिए, अगर नोट नहीं कर पाया तो क्लास को पीछे कीजिए और फिर से क्लास को देखिए और फिर लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि ज्यादा क्लास में बड़ा करना नहीं चाहता हूं अभी। मकर रेखा कहाँ से नहीं निकलती? ये तो यूपीएससी का बेसिक क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में तो पूछा गया है, लेकिन 2000 से पहले पूछा गया है। अभी संभावना कम है, लेकिन यूपीएससी को जिस तरह मुझे वो लगता है ना कि यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है वो इजी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में इसको बना दे। लेकिन यूपीएससी वालों के लिए यही इजी क्वेश्चन टफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यूपीएससी इतनी बेसिक पर तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा यानी विषुवतीय रेखा और मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, सिर्फ एक बार मैपिंग कर लीजिए बस, और आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर पता होना चाहिए। पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो भी ठीक है, पढ़ लीजिए अगर ना पता हो तो। ये क्या लिखा है? आर्कटिक रीजन के बारे में पढ़ना है कि आर्कटिक रीजन कौन सा है, मैपिंग करनी है। सब सहारा रीजन, क्योंकि साहिल रीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कांगो बेसिन के बारे में पूछा जा चुका है, तो बहुत सारे रीजन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर्स में। एंडीज माउंटेन कहाँ है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं, उनको देखिए। किस महाद्वीप में आती हैं एंडीज, रॉकी और एंडीज? दक्षिण अमेरिका में। किस किस देश से संबंधित है एंडीज? ग्रेट कारो रीजन किसको बोलते हैं? अगर यही क्वेश्चन आ गया तो हिंदी मीडियम के मैं गारंटी देता हूं कि उन्होंने मैपिंग नहीं की होगी, ऐसे कि वो करंट अफेयर्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हिंदी मीडियम के 90% स्टूडेंट्स, या मैं ओवरऑल बोलूं कि 90% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होगा कि ग्रेट कारो रीजन है कहाँ। रियलिटी बोलता हूँ मैं सीधा सा। तो आपको अगर मिल रहा है अभी मौका करने का, क्योंकि अभी 100 दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स में, अगर 50 दिन भी बचे होते तब भी आपके पास मौका था कि आप इनका क्या कर सकते, सिर्फ मैपिंग कर लीजिए। मैपिंग कहाँ से करेंगे? एटलस से करेंगे। और क्या करेंगे आप? इन वर्ड को सिर्फ गूगल पे डालेंगे और विकिपीडिया पे जितना लिखा हुआ सिर्फ उसको आप पढ़ लेंगे। सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है बस। बाबा बुदान हिल्स कहाँ है? ये आपको कहाँ मिलेंगी? कर्नाटक के नीचे। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, कर्नाटक के निचले हिस्से में, केरल के ऊपर। हालांकि ये केरल से टच नहीं होती हैं। अब किसके लिए फेमस है ये आपको पता होना चाहिए। अब कर्नाटक की और कौन सी पहाड़ियां हैं जो फेमस हैं? तो आपने ये देखा होगा कि जियो साइंटिस्ट के पेपर में जो आपकी मैपिंग है, इससे भर भर के क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो मैपिंग इससे हुआ कि आपकी मैपिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इस चीज को मना नहीं कर सकते कि क्या यूपीएससी बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो आप बोलेंगे सर 100% पूछता है, बिल्कुल, क्योंकि हमने भी पीवाईक्यूज देखे हैं। अगर ना देखे हो पीवाईक्यूज तो ये खतरे का साइन है, देख लीजिए जल्दी से। तो आपको ज्यादा आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आप सिर्फ लिखते जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ना है। बाबा बुदान हिल्स के बारे में पढ़ना है, ये कहाँ है। और इसी के साथ आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वो भी आपको पढ़ना है सीधा सा। अब और एक और चीज क्या पढ़ने, ये लिखा है आपके सामने सीधा सा। जब आप जलवायु के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल में आप क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि कौन सी गैस ज्यादा है, कौन सी गैस सबसे कम है। तो इनका एक क्रम, आरोही और अवरोही क्रम, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए बस। अगर इस क्वेश्चन की थीम को मुझे देखना है तो सिर्फ इतना ही देख लीजिए बस, बहुत हुआ आपके लिए। अब ये क्या है? अगर आप इतना पढ़ लेते जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो आपको ये भी पता होता कि आप सभी ने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ता है या घटता है। सभी को पता है घटता है, लेकिन आप सभी को पता है कि क्षोभ मंडल के बाद ये दोबारा से बढ़ने लगता है।
तो ये जो फिनोमेना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब बढ़ता है कब घटता है, किन परतों के बीच में बढ़ता है। सिंपल सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में। अगर आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व ना कर पाए तो यूपीएससी की तैयारी करना ही बेकार है, रियलिटी में बोलें तो। आप देखिए, बात कड़वी हो सकती है, लेकिन आपको ये पता है बात सच भी है, कुछ भी हो। अब टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में दिया है, सीधा सा मतलब आप सभी ने पढ़ना है क्या, कि देखिए सबसे पहले तो होती है प्लेट, और छोटी छोटी प्लेटों को क्या बोलते हैं, उप प्लेट बोलते हैं या सब प्लेट्स बोलते हैं। नजका कहाँ है, कोकोस कहाँ है, जोआंडीपू का कांड, आप सभी को पता है। अगर हम मैप देखेंगे सीधा से, ये क्या कहाँ का हो गया आपका, ये हो गया आपका उत्तर अमेरिका का, और आपका क्या ये दक्षिण अमेरिका का। यहाँ पे आपको जोआंडीपू का मिल जाएगी, ये कोकोस मिल जाएगी, ये नजका मिल जाएगी। स्कोशिया प्लेट आपको यहाँ नहीं मिलेगी, इसने क्या बोला है पैसिफिक ओशियन में नहीं है। सीधा सा आंसर आएगा आपका, क्या जाएगा डी। अब जो 20 प्लेट हैं आपकी उप प्लेट, कहाँ कहाँ है, ये आप क्या करेंगे मैपिंग में एक बार देख लेंगे। ये मैपिंग आपको कहाँ मिलेगी, एनसीईआरटी में तो मुश्किल है, हाँ एनसीईआरटी में है, 11 की एनसीईआरटी में है, लेकिन सभी प्लेट का नाम नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे एक बार गूगल और कर लेंगे कि छोटी छोटी प्लेट्स का भी आपको नाम पता लगे, और आप ये देखेंगे कि वो किस देश के पास में है, और किस समुद्र या जो जलीय द्वीप हैं या कुछ भी है उसके किसके पास में है ज़्यादा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 6 क्लास की एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसको पता होगा सीधा सा इसका आंसर, कि 147 मिलियन किसकी दूरी है, सूर्य की। तो ये सबसे दूर वाली है सन से, अर्थ की, या सबसे पास वाली है, सबको पता है सबसे पास वाली है, यानी पेरीहिलियन इसका आंसर है सीधा सा। और सबसे दूर कितनी होती है, 15.26 के लगभग, ये कितना 14.7। ये आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि पेरीहिलियन क्या होता है, एपीहिलियन, यानी इसको हिंदी में बोले तो उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। ये तो हो गया आपका कैसे संबंधित, सूर्य से संबंधित। अगर पृथ्वी से संबंधित देखेंगे तो क्या है, उपभू और अपभू क्या होता है सीधा सा, और ये कितनी दूरी का होता है, आप सिर्फ इतने को पढ़ लेंगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ इसमें कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि देखिए अब अगर आपका मन कर रहा हो ना क्लास को छोड़ने का, आप छोड़ सकते हैं बेशक, लेकिन दिक्कत वहाँ है कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं डायरेक्ट, कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं डायरेक्ट थीम रिलेटेड, कि ज़्यादा को चेंज भी नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट पूछ लिया गया। अगर थोड़ा बहुत इसको पढ़ के अगर हम पहले पढ़ लिए होते तो 4 से 5 क्वेश्चन तो हमारे तैयार थे ना पहले से। इन नदियों का नाम लिखिए जल्दी से, पद्मा, दामोदर, मेघना, जमुना और हुगली। ये किस कौन सी नदियां हैं, क्या ये किस नदी की, किसी भी नदी की सहायक नदियां हैं, और इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, कहाँ से इनका उद्गम होता है, क्या इन नदियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रपात बना हुआ है, सिर्फ इतना देख लीजिए, बाकी इसमें कोई नहीं है इस पेज में। हाँ ये आ गया। नेफा एनालिसिस क्या होता है, किस संबंधित है, आंसर आपका क्लाउड एनालिसिस सीधा सा। अब ये क्या होता है आपको पता है कि सीधा सा है, क्लाउड एनालिसिस को क्या बोलते हैं, बादलों के एनालिसिस को क्या बोलते हैं, नेफा एनालिसिस। फिर अल्बिडो के एनालिसिस को क्या बोलते हैं, ये पता लगाना है आपको। एनालिसिस ऑफ पॉल्यूशन लेवल इन वाटर, इसको क्या बोलते हैं, ये पता लगाना है। एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन लेवल इन सॉइल, ये पता लगाना है। बस इनके बारे में सिर्फ 1 या 2 लाइन में पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे बस आपको पढ़ने में, लेकिन ये 2 या 3 मिनट हो सकते हैं आपके 1 साल को बचा दें, कि आपका 1 साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है सीधा सा। डॉक्टर बेंट कौन सी होती हैं, हरमट्टन होती हैं, सबको पता है। ज्योग्राफी अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है, एनसीईआरटी भी पढ़ा है, तो ना पता हो तो वही ये देखिए, ये तो क्या हो गई, रिपीट हो गई इसी पेपर में, इसी पेपर का। चिनूक पहले भी दिया होता है, खमसिन भी दिया होता है, हरमट्टन भी दिया हुआ था, नॉर्वेस्टर। अब चारों के बारे में पता लगाइए कहाँ है, कैसे है, वही मैं जो आपको अभी पहले बताया था। गोविंद बल्लभ पंत नेशनल पार्क कहाँ है, अल्मोड़ा में है, कहाँ पर, उत्तराखंड में। ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया है, डायरेक्ट करंट अफेयर से आया है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। ना भी पता हो तो सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल पार्क हिमालय एनवायरनमेंट कहाँ है, कहाँ है, और इसकी विशेषताएं, विशेषताएं कैसी, किस जलवायु में स्थित है, सीधा सा। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, कार्य क्या क्या करता है, क्या क्या कार्य हैं, किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये देख लीजिए बस। डेक्कन राइट्स, दक्कन की जो दंगे हैं 1875 वाले, उनको पढ़िए आज जाके। कहाँ से पढ़ेंगे, या तो विकिपीडिया पर सर्च कीजिए सीधा सा, अगर सोर्स नहीं है कोई सा भी तो इसको पढ़िए यहाँ से।
विकिपीडिया सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे। अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर पढ़ना ही चाहें तो स्पेक्ट्रम में पढ़ लीजिए, सीधा सा, और कुछ नहीं करना। सॉल्ट मार्च, नमक सत्याग्रह पढ़िए। कहाँ से पढ़ेंगे? या तो स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए या विकिपीडिया में सीधा सर्च कीजिए, आपको पूरा पढ़िए। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे विकिपीडिया से पढ़ते समय, आप सभी क्या करेंगे, जब भी सर्च करेंगे इंग्लिश में सर्च करेंगे, उससे होगा क्या, जो आपका जो आंसर आएगा वो भी इंग्लिश में ही होगा। अब आप एक चीज़ देखेंगे विकिपीडिया पर भी कि एक ही चीज़ के बारे में कंटेंट, यानी अगर आपने सर्च किया ना अपन डेक्कन राइट्स, तो उसके बारे में बहुत सारा कंटेंट दिया होगा। लेकिन अगर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर जो लैंग्वेज का ऑप्शन होता है उसको चेंज करेंगे, तो हो सकता है वो इतनी बड़ी पैराग्राफ में उसने खत्म कर दिया हो। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, आप इंग्लिश वाला ही ओपन करें। इंग्लिश वाले को अगर आप कंफर्टेबल हैं उसको पढ़ने में, तो उसको पढ़ लीजिए। उसमें से क्या कुछ फैक्ट्स को नोट कर लीजिए साथ में। नोट कर लिया आपने? अब नोट कर लिया, या अगर आप अनुकूल नहीं है इंग्लिश की में, तो क्या करेंगे आप गूगल ट्रांसलेशन से इसको ट्रांसलेट करेंगे पूरे को, हाल यहाँ पे लागू कर लेंगे, इस पर चालू हो जाता है। तो गूगल ट्रांसलेट से इसी को इंग्लिश वाले को हम हिंदी में करके पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने का तरीका ये होगा। अब ये चारों लोग कौन है इनके बारे में पढ़िए। सबसे पहले तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई, सरोजिनी नायडू और मिथुबेन पटित। कौन है ये? आईएनए का ट्रायल हुआ कहाँ पर? रेड फोर्ट दिल्ली में। बहुत फेमस चीज़ है, हिस्ट्री की बहुत ही फेमस चीज़ है। अगर आपको ये ना पता हो तो मतलब अच्छी चीज़ तो है नहीं, सीधा सा। अगर ना पता हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, हाँ जोड़कर विनती है आप सभी से कि पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए। क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। यूपीएससी की फ्रेमिंग यही है कि ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेंगे नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, पीके सहगल थे, जीएस ढिल्लन थे, शाहनवाज खान थे, मोहन सिंह इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि 3 लोगों पर चला गया था और उनमें से मोहन सिंह शामिल नहीं थे, सीधा सब। बाकी आप क्या करेंगे, इन लीग्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी स्थापना किसने की और किस क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र, सिर्फ ये 2 चीजें पढ़ लीजिए, और किसने स्थापना की और कब की, इनकी सन याद कर लीजिए। इंडियन लीग, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। अब ये क्या है, बीर साहब मूवमेंट किससे संबंधित है? बीर साहब मूवमेंट लिखी जल्दी। बीर साहब आंदोलन, बांसबन्ना कौन थे, किससे संबंधित थे? शिव भगवान से क्या संबंधित थे? बीर साहब ट्रेडिशन क्या होता है, संस्कृति क्या होती है? चारों टेम्पल्स का नाम लिखिए, पता लगाइए इनसे संबंधित, क्या ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में आते हैं? पता लगाइए। कहाँ पता लगेगा आपको? विकिपीडिया पर पता लगेगा इनके बारे में। और इनके पास से कोई नदी गुजरती है, नदी को देखिए। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये किस प्रदेश से संबंधित है, फिर इनकी स्थापना किसने की, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए बस। बाकी का ये आपकी क्या है, भक्ति पोएट्स हैं, उनकी क्या है, इनकी क्या है, ये इनकी रचनाएं हैं। क्या इनकी रचना, ये रचनाएं किसकी हैं, अगर इनकी नहीं हैं तो किसकी है, और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं अन्य की हैं, इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, सिर्फ इतना सा पढ़ लीजिए। बाकी ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें इंद्र मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता को पूजा जाता था? सभी को पता है ना, आपको कौन पूजे जाते थे? शिवाजी से क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। देखिए मैं पर्सनली बोलूं कि स्टार क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ 2 या 3 साल से लगातार इन पर करंट अफेयर्स चल रहा है कि जहाँ पर हमारी नेवी थी वहां पर ही उनका जो जो झंडा या ध्वज बोले हम, ध्वज को चेंज किया गया, तो शिवाजी से ही संबंधित था वो। तो हो सकता है वो क्या पूछ ले कि उनका नाम पूछ ली कि मिलिट्री कमांडेंट, ये तो क्या है, पेशवा क्या है, सुमंत क्या है, अमात्य क्या है, पंडित राव क्या है। तो उनका जो अष्टमंडल है, देखिए सबसे फेमस अगर शिवाजी से क्वेश्चन बना, शिवाजी महाराज से, छत्रपति शिवाजी महाराज से अगर क्वेश्चन बना तो किससे बनेगा, अष्टमंडल से बनेगा, सीधा सा क्वेश्चन। तो वो अष्टमंडल क्या क्या थे, उनके कार्य क्या क्या थे, आपको ये पढ़ना है सीधा सा। और कोई क्वेश्चन? आर्टिकल 16 को अच्छे से पढ़िए। G20 कौन कर रहा है वो 2025 में, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका कर रहा है, और कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना देख लिया, इसमें देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें इतना बहुत है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें आपको। और आपका जो जो यहाँ पर दिया है, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया से इम्पीच्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति के बारे में टॉपिक और पढ़ लीजिए, किसमें से, लक्ष्मीकांत में से, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है।
अब 106 ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा जा चुका है। ये स्टेटमेंट में भी पूछा था कि कितने वर्षों के लिए, आप सभी को पता है 15 वर्षों के लिए है ये। मनीवेल से भी क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2024 के सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम्स में। तो इसको भी दोबारा से पढ़िए मनीवेल को कि मनीवेल है क्या, इससे संबंधित नियम क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्या ये अप्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं और कौन कौन सी हैं, बस पढ़िए। इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत फेमस है। चुनाव जब भी आता है तो इलेक्शन कमीशन हमेशा क्या आता है, आपका करंट में आता है, क्योंकि जो आपकी अपोजिशन पार्टी है ना, वो इल्जाम बहुत लगाती है किस पर? इलेक्शन कमीशन पर। डीपीएसपी को पढ़िए अच्छे से। यूसीसी इंपोर्टेंट था। तो आर्टिकल 44 तो आपको सभी को पता है, तो खुश नहीं होना है। आर्टिकल 51 क्या है, 47 क्या है, 41 क्या है, ये पता लगाइए अब। 41, 47, 44, 51। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्यों? जिससे क्लास छोटी हो। पदमजा नायडू जूलॉजिकल पार्क यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ये ध्यान रखिएगा कि जियो साइंटिस्ट वाले वो भी दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा ये चीज कि यूपीएससी से डायरेक्ट कॉपी हुए। मैंने इसमें से कम कितने क्वेश्चन देख लिए? 30 से 40 क्वेश्चन देख लिए मैंने, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी पिछले 30 सालों में अगर मैं पेपर लगाऊंगा सिविल सर्विस के एग्जाम के, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अब इसके बारे में पता लगाना है। क्या पता लगाना है? कहाँ है, कब स्थापना हुई, इसकी विशेषताएं कि यहाँ पर पक्षी अभयारण्य है, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन सी जलवायु पाई जाती है, अन्य विशेषता क्या, यहाँ पर क्या ऐसा यूनिक है जो इसको फेमस बनाता है, सीधा सा। और भी अन्य चीजें आपको इसमें पढ़ना है। पार्ट देखिए, यू यूपीएससी के पार्ट्स यानी भाग, संविधान के भाग हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे। तो आपको क्या करना है, एक से लेके सभी जितने भी भाग हैं किसमें? संविधान में, सभी भाग को पढ़ना है। और प्रत्येक भाग में है क्या, यानी भाग 1 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 9 में क्या है, तो आप सभी को ये पढ़ना है धीरे से। अप्पिकु मूवमेंट किस संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता लगा लीजिए अप्पिकु मूवमेंट था क्या, बस लिखिए जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखते जाइए अप्पिकु मूवमेंट था क्या। और ये तो मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग कमीशन 1950 में, जब मैंने इकोनॉमी क्लास ली थी, 5 ईयर प्लान्स सभी को मैंने बताया था, यूएसआर ने क्या किया, उससे हमने एडॉप्ट किया था इसको। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते क्या है? लिखिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते क्या हैं, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए। बाकी की एल्गी के बारे में पढ़ना है, फंगी पढ़ना है, एग्नोस्पर्म्स पढ़ना है और गाइनोस्पर्म्स भी पढ़ना है। ये है क्या, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, बस है क्या और इनकी विशेषताएं। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ने की, वरना मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोड़ दिए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन से मैं बोला नहीं बोला, इस क्वेश्चन से मैं बोला नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, संभावना बहुत कम है। अब इकोसिस्टम के बारे में इतना तो पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक इकोसिस्टम का टॉपिक पढ़िए, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र। अब आपको क्या पढ़ना है, CO2 के बारे में पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। और क्या पढ़ेंगे आप? कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, लिखते जाइए साथ में। और कुछ तो है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से बायोमास, बायोफिल्म, और ये दोनों तो पूछे जा चुके हैं। बायोपाइल या बायोमार्कर के बारे में मुझे अभी इंस्टेंट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन चारों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू में ये दोनों तो पूछे जा चुके हैं, तो महत्वपूर्ण है ही। स्टार मैंने कितने लगाए इसमें? 5 स्टार लगाए हैं। सीधा सा मतलब क्या है, इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। इन्वायरमेंट में से हो सकता है इनमें से एक के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाए, ध्यान से लिखिए, स्टार लगा लीजिए। बायोपाइल, बायोमार्कर, बायोफिल्म और बायोमास। अब ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेंज टाइप का है। क्यों? एक फिनोमेना होता है, क्या करते हैं, पक्षी होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। कहाँ पर? जटिंगा एक जगह है, कहाँ पर? आपकी असम में। तो ये पूरी केस है क्या, केस का पता लगा लीजिए। कहाँ से? विकिपीडिया से। क्या सर्च करेंगे? वर्ल्ड सुसाइड्स फिनोमेना, सिर्फ इतना सर्च कीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे गूगल पर। और क्या पढ़ना है? हाँ, जैसे कि उसमें 5 स्टार लगे थे ना, इसमें भी 3 स्टार लगे हैं। तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट होता क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, यूपीएससी का, सिविल सर्विस का। निशे पूछा गया क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, इकोलॉजिकल निशे पूछा गया क्वेश्चन है। तो
चारों ही पूछे जा चुके हैं तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीधा सा आपके सामने और ये देखिए दोबारा रिपीट हुए, चारों के बारे में दोबारा पढ़ना है। अब स्पीसीज आई हैं तो पहले पूछेगी की स्टोन स्पीसीज, तो यहाँ तक कि सी सेड में भी पूछी गई है सीधा सा, इसमें कॉम्प्रिहेंशन के रूप में। कि ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं थी, कॉम्प्रिहेंशन में दिया होता, लेकिन पूछा तो गया ना। तो चारों स्पीसीज कैसी हैं, क्या हैं, सबके बारे में पता लगाना है कि अम्ब्रेला स्पीसीज आखिर होती क्या हैं। सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और इसके क्या एग्जाम्पल्स, बस सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं बस। एंडेमिक प्लांट क्या होती हैं, इसी का भाग है ये क्वेश्चन। एंडेमिक प्लांट स्पीसीज क्या होती है, इसके उदाहरण, बस सिर्फ इतना पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। बाकी मैंने आपसे क्या बोला था, अभी आपकी रामता साइट्स की क्लास हुई थी, उसके बाद मैंने ये इस पेपर को देखा। तो देखिए सीधा से मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन आएगा तो कैसे पूछेगा कि एक साइड वो रामसर स्थल दे देगा, एक साइड पूछ लेगा प्रदेश को कि या क्या इस प्रदेश में है ये। तो एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, इसमें लिखा है नॉट करेक्टली। तो मैंने क्या बोला था कि जो मैंने आपको मैप दिया पीपीटी में, उस पीपीटी में से आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक और नजर को घुमाना है बस। और जो महत्वपूर्ण मैपिंग में जो करंट अफेयर्स में आ चुके हैं रामसर साइट्स, उनको भी एक बार देख लेना। तो वही है, रामसर साइट्स भी क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा भी दिया है उसको। ये रही आपकी, आपको कार्बन साइकिल पढ़नी है, मैं लिखवा चुका हूँ। नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है, यूपीएससी पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। फॉस्फोरस साइकिल पूछी जा चुकी है पीवाईक्यू में। तो चारों साइकिल्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कुछ है पूर्वोदय इनिशिएटिव है क्या, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, है क्या, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके क्या उद्देश्य क्या है, बस सिर्फ इतना पढ़ लीजिए और कुछ नहीं पढ़ना बस। ईस्ट एशिया समिट के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत विकिपीडिया पर सर्च कीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और कुछ है इसमें, हाँ NHMC, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ है, लोथल में आपकी इसकी स्थापना की गई है। इसको हमने लगभग 13 अक्टूबर के आसपास हमने क्या किया था, टेलीग्राम चैनल पर भी इसका फोटो डाले थे सीधा सा। तो अगर आपने उसको देख भी लिया होता ना एक बार सिर्फ, तो भी आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता। और मानस ऐप क्या है, सिर्फ सर्च कर लीजिए, ये है क्या, किससे संबंधित है, किस विभाग से और किस मंत्रालय से संबंधित है, बस। और कुछ है, हाँ ये है, और लास्ट कावेरी मीट्स गंगा, कावेरी नदी के बारे में पढ़िए सबसे पहले तो पूरा जो पढ़ते हैं आप, गंगा नदी के बारे में पढ़िए। जल शक्ति जो आपका चल रहा है ना अभी क्या इनिशिएटिव, उसके बारे में पढ़िए, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीधा सा। और थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसी के बारे में, नाबार्ड के बारे में पढ़ लीजिए बस। और लगभग ये खत्म हो गया। अब देखिए लास्ट बात मैं आपसे क्या बोलूँ, आप खुद से पढ़ेंगे तो 5 से 6 घंटे में आप इस पूरे को अच्छे से तैयार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको अच्छे तैयार कर ले, जो मैंने आपको क्या लिखवाया है, ये जो कीज लिखवाई हैं, जो थीम्स लिखवाई हैं, इनको तैयार कर लीजिए अच्छे से। सोर्स मैंने आपको बता दिया, विकिपीडिया, और बाकी आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें से ढूंढ ढूंढ कर आप इसको कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि जो मैंने आपको थीम्स लिखवाई हैं, तो मैं आपको इसको तैयार करवा सकता हूँ सभी थीम्स को बहुत अच्छे से। हो सकता है 2 से 3 घंटे की क्लास हो जाए, लेकिन थीम्स तैयार हो गई। और मुझे 100% विश्वास है कि अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में। इससे क्यों, क्योंकि सबूत मैंने आपको दिया है। मैं कोई बात बोलता हूँ बिना लॉजिक के और बिना एविडेंस के कभी नहीं बोलता। एविडेंस मैंने क्या दिया, 2024 के जियो साइंटिस्ट में क्वेश्चन पूछे गए, तो सिविल सर्विस में भी पूछे गए वो 4 या 5 क्वेश्चन। तो क्या 2 क्वेश्चन की संभावना नहीं होगी? आप बोलेंगे सर 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है, इतने तो पूछे जा सकते हैं। अगर 3 घंटे की क्लास से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन का सीधा सा मतलब होता है 4 अंक सीधा सा। और ये अंक सिर्फ 4 अंक मत गिनिए इनको, 4 अंक का मतलब 2 क्वेश्चन सही होने का मतलब ये होता है कि वो 2 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते तो वो आपके गलत होते, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी जाती है उसमें सीधा सा। यानी एक क्वेश्चन और गलत हो जाता तो आपका एक क्वेश्चन जो सही भी हो रहा था वो भी चला जाता सीधा सा। तो सीधा सीधा 4 से 5 अंक, 5 से 5.5 अंकों का फायदा। क्या सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं थीम से क्वेश्चन आ जाए सीधा सा। तो आप
बता दीजिए, अगर तैयार करवाना होगा तो मैं तैयार करवा दूंगा आपको। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आपको तैयार कैसे करना है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा शौक नहीं है कि बार बार वीडियोस को लंबी बनाओ और आपको प्रदान करो और आपका टाइम खराब करो। तो क्योंकि देखिए टाइम खराब करने वाली चीज़ तो है नहीं, ये पढ़ने वाली चीज़ है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते तो मैं बना दूंगा, बाकी आप खुद से तैयार कर रहे हैं तो खुद से कर लीजिए। लेकिन मुझे पता है अगर आप 100 स्टूडेंट्स भी इस क्लास को देखेंगे ना, उसमें से 90 स्टूडेंट्स इस क्लास को फॉलो ना करेंगे। वो आप फॉलो कर भी लिया तो सभी थीम्स को वो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ये गारंटी मेरी है 100%। आप जो खुद क्लास को देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ को पता है। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि आपके कमेंट्स रहेंगे उसी आधार पर हमारी अगली क्लास आएगी। कम कमेंट्स रहेंगे तो इस पर हम भी ज़्यादा एफर्ट्स डालते नहीं हैं। कमेंट्स बढ़ते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो हम एफर्ट्स ज़्यादा करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर।